हम अपनी वेबसाइट या ब्लॉग को गूगल पे फास्ट रैंक कराना चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट सर्च रिजल्ट्स में नंबर वन पे रहे। बट अनजाने में हम कुछ ऐसी चीजें कर बैठते हैं कि जिससे हम एक्चुअली अपनी साइट पे कुछ स्पैम को बढ़ावा देते हैं। तो आज की डेट में ये फैक्टर्स हम जानेंगे, ऑन साइट वेब स्पैम फैक्टर्स। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका इन्फोटॉक्स पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गूगल के 200 रैंकिंग फैक्टर्स में से काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि ऑन साइट वेब स्पैम फैक्टर्स हैं। एक्चुअली हम लोग ये जानबूझ के ऐसा नहीं करना चाहते हैं कि हम कुछ ऐसी स्पैमिंग एक्टिविटी करें अपनी वेबसाइट से, बट कई बार अनजाने में, क्योंकि हमें नहीं पता होता, हम कुछ ऐसी चीजें कर बैठते हैं जिससे कि हमारी वेबसाइट स्पैम को बढ़ावा देती है गूगल की नजर में। विजिटर्स को भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है और हम उस चीज को जान नहीं पाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे 15 ऐसे ऑन साइट वेब स्पैम फैक्टर्स। अगर वो फैक्टर्स एक्चुअली कहीं ना कहीं अपनी वेबसाइट पे हैं तो वो आपकी रैंकिंग को इफेक्ट कर रहे हैं, तो आप उन फैक्टर्स को एक्चुअली कंट्रोल कर सकते हैं, उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि आपकी वेबसाइट गूगल पे फास्ट रैंक करने लगे। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके आगे भी और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स अभी बचे हुए हैं जो हम आपसे डिस्कस करेंगे और वो बहुत काम के होंगे आपकी वेबसाइट को गूगल पे रैंक कराने में। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं ये 15 ऑन साइट वेब स्पैम फैक्टर्स। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑन साइट यानी आपकी अपनी साइट के ऊपर अगर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो एक्चुअली में हो सकता है अनजाने में आपको नहीं पता है और वो कहीं ना कहीं एक स्पैमिंग का इफेक्ट लेके आ रही है, तो ये आपकी रैंकिंग को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है और आप ये समझ नहीं पाते हैं कि आपका कंटेंट अच्छा है, सारी चीजें आप फॉलो कर रहे हैं, बट उसके बावजूद भी आपकी वेबसाइट या ब्लॉग रैंक क्यों नहीं कर रहा। तो आपको ये फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है पांडा पेनल्टी। तो गूगल का एक एल्गोरिथम था जो कि फरवरी 2011 में उसका अपडेट आया था और उसकी वजह से बहुत सारी जो साइट्स हैं उनकी रैंक डाउन हो गई थी सर्च रिजल्ट्स में, क्योंकि उनकी साइट पे लो क्वालिटी कंटेंट था। तो वो कंटेंट एक्चुअली क्या था कि वो एक तरह से एफिलिएट मार्केटिंग साइट्स थी और वो एक तरह से कंटेंट फार्म था। वहां पे कंटेंट जो है यूजर के इंटेंट से नहीं लिखा गया था, वो कंटेंट किसी के काम का नहीं था, किसी को उससे वैल्यू नहीं मिलने वाली थी। उनका सिर्फ ऑब्जेक्टिव था बहुत सारा कंटेंट डाल के बहुत सारे एफिलिएट लिंक्स डालना और उन साइट्स को कुछ कीवर्ड्स पे एसईओ करके रैंक कराना। तो इस तरह की साइट्स जिन पे लो क्वालिटी कंटेंट है, किसी के लिए काम का कंटेंट नहीं है, उन्हीं को कंटेंट फार्म बोलते हैं और ये ज्यादातर एफिलिएट मार्केटिंग के लिए यूज की जाती हैं। तो जो पांडा पेनल्टी जो थी, गूगल का जो ये एल्गोरिथम था, इसके थ्रू इस तरह की साइट्स को गूगल डी इंडेक्स कर देता है, उनकी रैंकिंग सर्च इंजन रिजल्ट पे लो कर देता है। नेक्स्ट ऑन साइट वेब स्पैम फैक्टर है लिंक टू बैड नेबरहुड्स। लिंकिंग आउट टू बैड नेबरहुड्स, दैट इज स्पैमी साइट्स विद लोअर साइट्स रेपुटेशन कैन रिड्यूस योर साइट्स रैंकिंग। पीछे के वीडियोस में जब हमने पेज लेवल फैक्टर डिस्कस किए थे तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप लिंक किसी साइट को दीजिए तो उसका स्पैम स्कोर चेक कर लीजिए। ऐसी साइट जिसका स्पैम स्कोर हाई है और इसकी क्वालिटी कंटेंट नहीं है, डेफिनेटली अगर आप उसको लिंक दे रहे हैं तो आप एक्चुअली कहीं ना कहीं अपनी साइट के लिए भी नुकसान कर रहे हैं और इसी को कहते हैं लिंक्स टू बैड नेबरहुड। आप ये चीज अनजाने में करते हैं क्योंकि आपको एक्चुअली नहीं पता कि उस साइट का स्पैम स्कोर क्या था, आपने चेक नहीं किया और आपने उनको बैकलिंक दे दिया। तो आपने तो एक्चुअली कुछ गलत नहीं किया। किसी की आपके पास ईमेल आई कि क्या हम आपकी साइट पे एक आर्टिकल या गेस्ट पोस्ट लिख सकते हैं, आपने उसको अलाउ कर दिया। हो सकता है आपने उससे कुछ चार्ज लिए हो सकता है आपने फ्री में अलाउ कर दिया हो, बट एक्चुअली उसने उस कंटेंट पे क्या लिंक दिया है वो आपने चेक नहीं किया। और वो लिंक अधिकतर ऐसे होते हैं जो कि जिनका स्पैम स्कोर हाई होता है, वो एक्चुअली चाहते हैं कि उनको कुछ अच्छी साइट से लिंक्स मिल जाए और जिससे वो उसी के बदौलत अपना स्पैम स्कोर रिड्यूस कर पाए, अपनी सर्च इंजन में लिस्टिंग को बढ़ा पाए। तो फ्रेंड्स, आपको स्पैम स्कोर जरूर चेक करना है और स्पैम स्कोर चेक करने का मैंने पीछे भी बताया था, आपको दोबारा बता देता हूँ। सिंपल है, आप गूगल में जाकर के टाइप करेंगे स्पैम स्कोर चेकर और यहाँ आपके पास टॉप पे ही ये फ्री साइट आ जाएगी। इसके थ्रू आप स्पैम स्कोर चेक कर सकते हैं।
जब आप इस साइट को ओपन करते हैं तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपको अपनी साइट, जो भी साइट जिसको आप लिंक देने जा रहे हैं एक्सटर्नल, उसको आप यूआरएल यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे आप इसका ये कैप्चा क्लियर करेंगे और चेक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो रिजल्ट में आएगा एस करके, डबल एस के थ्रू आएगा, वो होगा स्पैम स्कोर। स्पैम स्कोर आपका 20 से ऊपर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप किसी साइट को लिंक देने जा रहे हैं तो कोशिश यही करिए कि 1% नॉर्मल होता है स्पैम स्कोर, उससे ज्यादा ना हो। आप कोशिश मत करिए कि ज्यादा स्पैम स्कोर वाली साइट्स को लिंक दीजिए, क्योंकि आगे अगर उनका स्पैम स्कोर और बढ़ गया तो डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी और आप रोज रोज जाकर के स्पैम स्कोर तो चेक। थर्ड फैक्टर है रीडायरेक्ट्स। जो स्नीकी रीडायरेक्ट्स होते हैं, मींस टू लिंक टू डिफरेंट कंटेंट देन द यूआरएल और द एंकर टैग। तो बार बार ये चीज मैं आपको बोलता हूँ, जो आपका एंकर टैग होना चाहिए वो आपका रेलेवेंट होना चाहिए। आपका टैग मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई एक टैग है जिसपे आप लिंक दे रहे हैं, तो जो कंटेंट है वो भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड होना चाहिए, ना कि वो कंटेंट कुछ और हो। अगर आपने इस तरह के लिंक्स गलती से भी दे दिए हैं तो उसको स्नीकी रीडायरेक्ट्स बोलते हैं, इसको क्लोकिंग भी कहा जाता है। और ये गूगल एक्चुअली में इसको ये कंसिडर करता है कि आपने जानबूझ के किया, क्योंकि आप लोगों को मिसलीड करके और उस पेज के रैंकिंग को, हिट्स को बढ़ाना चाह रहे थे। गाइज, अगर आपकी साइट हैक हो जाती है तब भी ये चीज होती है ऑटोमेटिकली, तो आपको इसको भी हमेशा चेक करते रहना है। और अगर एक्चुअली में आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट, वर्डप्रेस की वेबसाइट हैकिंग से प्रिवेंट हो सके, तो उसके लिए भी एक कंप्लीट डिटेल स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्चुअली एक कंप्लीट वीडियो क्रिएट किया हुआ है जिसको आप रेफर कर सकते हैं और अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को पहले से ही सिक्योर कर सकते हैं, जिससे कि वो हैकर के हाथ न लगे। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हैकिंग आपकी साइट पे हो जाती है और आप सारे साइट के सारे लिंक्स को तो एक्चुअली चेक नहीं करेंगे, तो आपको पता नहीं चल पाता। तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है किस तरह से आप क्या क्या ऐसे प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, जिनकी बदौलत आपको पता चल सकता है जो भी कोई गलत एक्टिविटी आपकी साइट पे हो रही है और आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप वो सारी चीजें इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी वेबसाइट को हैकर से सिक्योर करेंगे। क्योंकि अगर आपकी साइट की हैकिंग हो गई और आपको पता नहीं चला तो थोड़े टाइम में गूगल को ये लगने लगेगा कि आपने ये चीज जानबूझ के की है, क्योंकि गूगल ये नहीं समझ सकता कि आपकी साइट हैक हो गई है। गूगल को लगेगा कि आपने जान के ये रिडायरेक्ट किए हैं और उससे आपकी साइट को वो डी इंडेक्स कर देगा और फिर दोबारा इंडेक्स कराना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ऐसी साइट्स बनाई जाती हैं इंटेंशनली जो कि एक्चुअली दूसरे कुछ पेजेस को रैंक करने के लिए यूज की जाती हैं, तो गूगल उसी कैटेगरी में आपकी साइट को भी समझेगा और उसको वो डी इंडेक्स कर देगा। फोर्थ ऑन साइट वेबसाइट फैक्टर है पॉपअप्स और डिस्ट्रैक्टिंग एड्स। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स आपने देखी होंगी, जब आप सर्च करते हैं तो वेबसाइट पे आप जाते हैं तो कंटेंट तो बहुत थोड़ा सा होता है, सारे में ऐड ही ऐड होते हैं, कंटेंट ढूंढना पड़ता है उस ऐड के बीच में से। या फिर पॉपअप होता है, तुरंत ओपन हो जाता है, वेबसाइट ओपन होती है, कंटेंट दिखता ही नहीं, पॉपअप दिखता है, तो फुल पेज पॉपअप ओपन हो जाता है। तो ये भी एक्चुअली अगेंस्ट है गूगल की रेटर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। जैसे गूगल रेटर गाइडलाइन डॉक्यूमेंट है, पीछे भी हमने इसके बारे में बात की, आप इसको फिर से रेफर कर सकते हैं, ऑल्दो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। तो इस पॉइंट का बेसिक मतलब ये है कि पॉपअप्स और डिस्ट्रैक्टिंग एड्स आपको अपनी वेबसाइट पे नहीं देने हैं, और अगर आप दे रहे हैं तो ये सिग्नल है आपकी लो क्वालिटी वेबसाइट का। एड्स आप दीजिए, ज्यादा एड देने से एक तो आपकी साइट की स्पीड स्लो होती है, दूसरा विजिटर को अगर आपकी साइट एक्चुअली समझ में नहीं आएगी तो वो दोबारा नहीं आएगा और उससे आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। आप बहुत कोशिश करते हैं, एसईओ करते हैं, जगह जगह लिस्ट करते हैं, सोशल मीडिया करते हैं जिससे विजिटर्स आए और उसके बाद वो इस वजह से चले जाएं कि उनकी साइट पे आपकी पे उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ वैल्यू नहीं मिल रही है, तो आपका सारा एफर्ट्स वेस्ट हो जाता है। तो कम एड्स दीजिए, कम एड से भी आप ठीक ठाक अर्निंग कर सकते हैं। और बड़े बड़े पॉपअप्स देके फुल स्क्रीन को एक्चुअली कवर करके आप कोई भी बेनिफिट नहीं करना चाह रहे हैं, आप उसकी जगह कॉल टू एक्शन अपने आर्टिकल में दे सकते हैं पॉपअप देने के बजाय। अगर एक्चुअली किसी को उस चीज की जरूरत होगी तो वो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करेगा और आपकी ईमेल लिस्ट बढ़ जाएगी। फिफ्थ फैक्टर है इंटरस्टिलियल पॉपअप्स। अभी हम पॉपअप्स की बात कर रहे थे, तो ये एक ऐसे पॉपअप्स होते हैं जो कि फुल पेज पॉपअप होते हैं। कई बार आपने किसी लिंक पे क्लिक किया होगा, वेबसाइट ओपन होती है तो समझ में नहीं आता ये क्या हुआ, क्योंकि आपने तो कंटेंट ओपन किया था लेकिन ये कुछ एक्चुअली में पूरा पेज कवर है और उसके ऊपर एक फॉर्म है, उस फॉर्म को आपको भरने के लिए बोल रहा है। तो ये इस तरह के पॉपअप्स होते हैं जो कि फुल पेज पे आ जाते हैं और ये पॉपअप्स गूगल बिल्कुल भी एक्चुअली अलाउ नहीं करता है। और अगर ऐसे पॉपअप्स गूगल को पता चल जाते हैं किसी साइट पे हैं
तो उन साइट्स को पेनलाइज कर देता है और उनका कंटेंट को लेस विजिबल कर देता है। तो मैंने अगेन आपसे वही चीज कही कि अगर आपको सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, आपको लोगों को सब्सक्राइब कराना है, तो उसकी और बहुत सारे तरीके हैं। आजकल कई ऐसे टूल्स आ गए हैं जो टूल्स एक्चुअली में बहुत छोटा सा एक नीचे एक टिकर सा ले आते हैं या टॉप पे एक ऑप्शन आ जाता है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव सा होता है, लोग उस पर खुद से क्लिक करेंगे इंस्टेंट कि आप पेज को पूरी तरह से कवर करें या फिर एक मेजर पार्ट ऑफ पेज पे भी आप पॉपअप को ले आए जो कि बार बार विजिटर को डिस्टर्ब करता है। जो इस तरह के पॉपअप्स होते हैं जो कि साइड में, टॉप पे या बॉटम में आते हैं, वो कंटेंट को भी हार्म नहीं करते और जो विजिटर है, रीडर है, उसको भी इरिटेशन नहीं होती उससे, एंड डेफिनेटली उस पे अगर वो क्लिक करेगा, उसकी इंटेंट होगी तो वो आपका सब्सक्राइबर बन जाएगा। अदरवाइज भी अगर आप पूरे पेज पे पॉपअप ले आते हैं तो जरूरी नहीं है कि उस पॉपअप को भर ही देगा, क्योंकि उसमें क्रॉस साइन होता है, वो उसको बंद कर देगा या फिर हो सकता है वो आपकी वेबसाइट से ही एग्जिट कर दे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आता है सिक्स्थ फैक्टर, वो है साइट ओवर ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी साइट को ओवर ऑप्टिमाइज करते हैं, मतलब आप कीवर्ड स्टफिंग करते हैं। अगर आपको कीवर्ड बोला है कि कीवर्ड होना चाहिए, तो आपने कीवर्ड जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा उस कीवर्ड को यूज कर डाला। तो ये चीज भी एक्चुअली में वेब स्पैम फैक्टर्स में आती है। और अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा टूल है योस्ट एसईओ, और ये आपको ऑटोमेटिकली ये चीज बताता है कि एक्चुअली आपने कीवर्ड स्टफिंग कर रखी है कि नहीं। तो आप उसके जो नीचे फैक्टर्स हैं योस्ट एसईओ के, हर आर्टिकल को, ब्लॉग को या पेज पे कंटेंट लिख रहे हैं उस पर चेक कर सकते हैं। अगर वो बता रहा है कि कीवर्ड स्टफिंग है तो आपको कीवर्ड्स कम करने होंगे जब तक कि उसके जो मार्क है वो ग्रीन या ऑरेंज ना आ जाए। वो साइट की जो रीडेबिलिटी है और एसईओ है उसके लिए अलग अलग मार्क्स देता है, और क्यों वो मार्क दे रहा है, अगर रेड दे रहा है तो क्यों रेड है, तो उसके सारे फैक्टर्स लिस्ट करता है। तो उसमें से एक फैक्टर होता है कीवर्ड स्टफिंग। तो आपको कीवर्ड्स का यूज ऑप्टिमम करना है, तरीके से करना है, ना कि उसकी स्टफिंग करनी है। तो कीवर्ड स्टफिंग से गूगल को लगता है कि आप जानबूझ के इस चीज को कर रहे हैं अपनी साइट को जल्दी रैंक। इसके बाद 7th पॉइंट है गिब्रिश कंटेंट। गिब्रिश कंटेंट मतलब गूगल का एक पेटेंट भी है इससे रिलेटेड, इसका लिंक भी मैं आपको दूंगा। इनफैक्ट ऊपर कीवर्ड स्टफिंग से रिलेटेड भी आप ये लिंक है, इसको चेक कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि गूगल इस पेटेंट से ये कहना चाहता है कि गूगल के एल्गोरिथम आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऐसे कंटेंट को जो मीनिंगलेस है, जो कि ऑटो जनरेटेड है। ऐसे बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं जो ऑटोमेटिकली कंटेंट किसी और साइट का लेकर उसको ऑटो जनरेट कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, रीराइट कर देते हैं। तो ऐसा कंटेंट एक्चुअली ऑटो जनरेटेड कंटेंट होता है, और ये आर्टिकल रीराइटिंग टूल्स आते हैं वो भी जनरेट करते हैं, जो कि बहुत लो क्वालिटी होता है, जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता एक्चुअली यूजर के लिए। तो ऐसे कंटेंट को गूगल इस अपडेट के बाद बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है, और अगर आपकी वेबसाइट पे ऐसे कंटेंट हैं तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट गूगल के स्कैनर में आ जाएगी, उसको वो डी इंडेक्स भी कर सकता है। 8 पॉइंट है डोरवे पेजेस। डोरवे पेजेस गाइस होते हैं ऐसे पेजेस जो कि एक्चुअली में लोगों को मतलब आप ये मान के चलिए कि मान लीजिए आपको किसी एक पेज को रैंक कराना है, और आपने बहुत सारे ऐसे पेजेस बनाए हैं और उन पेजेस पे सेम कीवर्ड से उनको गूगल पे रैंक करा दिया है। उसमें से एक्चुअली में जो पेज ओपन हो रहा है वो कोई भी रियल पेज नहीं है, इनफैक्ट वो सारे पेजेस रीडायरेक्ट करते हैं किसी एक कॉमन पेज की तरफ। तो इसको हम डोरवे पेजेस होते कहते हैं, और गूगल इसको बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाता है। गूगल साइट्स जो डोरवे पेजेस का यूज करती है, यूआरएल्स, उनको वो लाइक नहीं करता है। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे पर्टिकुलर पेजेस जिनको आप रिडायरेक्ट करके उनको रैंक करा रहे हो, उनसे रिलेटेड जो यूआरएल्स हैं उनको गूगल डी इंडेक्स कर दे या फिर उनको पेनलाइज करे। नेक्स्ट पॉइंट है 9th पॉइंट हमारा, एड्स अबव द फोल्ड। जी हाँ, जो एड्स, बहुत ज्यादा एड्स होते हैं और वो एड्स एक्चुअली में आपके कंटेंट को ही नहीं दिखने देते। एड ज्यादा दिखता है, कंटेंट ढूंढना पड़ता है, जैसे कि मैंने पीछे ही बात की थी। उन चीजों को एक्चुअली गूगल बहुत इजीली आइडेंटिफाई करता है, और उसके लिए है उसका पेज लेआउट एल्गोरिथम, जो कि 19 जनवरी 2012 को उसने उसकी अपडेट रिलीज की थी। और जब बहुत सारा स्टैटिक एड्स है इंस्टेड ऑफ कंटेंट, तो यूजर को एक्चुअली स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है, बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ता है उस कंटेंट को, और गूगल उस तरह की साइट्स को पेनलाइज करता है। एक्चुअल में गूगल ये चाहता है कि जो आपकी साइट है, जो यूजर सर्च कर रहा है गूगल पे, जिस इंटेंट से सर्च कर रहा है उसको उससे रिलेटेड वैल्यू मिलनी चाहिए, अदरवाइज वो गूगल की क्रेडिबिलिटी ही लूज हो जाएगी, उसको अगर काम की चीज गूगल पे नहीं मिलेगी। तो वो इस तरह की साइट्स को पेनलाइज करता है, जिससे कि उसके जो रीडर है, जो उस पर सर्च कर रहा है, व्यूअर है, उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले, और वो डेफिनेटली जो सर्च रिजल्ट गूगल दे रहा है उनको ट्रस्ट कर पाए।
10th पॉइंट है हाइडिंग एफिलिएट लिंक्स। तो ऐसा हो सकता है कि आप कुछ एफिलिएट लिंक्स दें और आप सोचें कि उनको हम हाइड कर देते हैं। जैसे पीछे हमने बात की थी कि ज्यादा एफिलिएट लिंक्स नहीं होने चाहिए, तो हो सकता है कि आपके दिमाग में हो, ऐसा मैंने देखा भी है, कुछ ऐसे प्लगइन्स भी आते हैं जो एफिलिएट लिंक्स को हाइड कर देते हैं, तो गूगल उनको इजीली समझ पाता है। आप अगर उनको हाइड भी कर देंगे तो उसको समझ पाएगा। तो इसलिए आप ऐसे एफिलिएट लिंक्स को यूज करिए जो एफिलिएट लिंक एक्चुअली में जो लिंक है वो सही जगह पे लैंड करे, ना कि ऐसा हो कि वो एफिलिएट लिंक कहीं और थर्ड जगह पे रिडायरेक्ट करे, जो कि ऐसा लिंक हो, ऐसा प्रोडक्ट हो या ऐसी चीज हो जो कि कंटेंट के कंटेक्स्ट में नहीं है। तो ऐसे लिंक्स को गूगल बहुत आसानी से उसके बॉट समझ लेते हैं क्रॉल करके, और इस तरह के लिंक्स अगर आप अपनी साइट पे यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपकी साइट को गूगल पेनल्टी देगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने 11th पॉइंट पे, जो कि है फ्रेड। तो ये फ्रेड नाम का अपडेट था गूगल का, और ये टारगेटेड था लो वैल्यू कंटेंट साइट्स पे, जिनका ऑब्जेक्टिव है रेवेन्यू जनरेशन, मेनली एफिलिएट साइट्स। उनमें एक्चुअली यूजर के लिए कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ऐसी साइट्स को गूगल पेनलाइज करता है। जैसे कि कंटेंट एड्स के चारों तरफ रैप डाउन है, या फिर बहुत सारे एफिलिएट लिंक्स यूज है जिसके अंदर सिर्फ एक्चुअली एड से या एफिलिएट से पैसा कमाना एम है। ऐसी साइट जो कि यूजर और रीडर के लिए कोई वैल्यूएबल कंटेंट, कुछ भी हेल्प का नहीं लेके आ रही है, जो उसका कंटेंट है वो भी कहीं ना कहीं कॉपीड कंटेंट है। तो ऐसी साइट्स जो कि लो वैल्यू कंटेंट साइट्स हैं उनको गूगल पेनलाइज करता है और उनको डी इंडेक्स भी कर देता है। 12th पॉइंट है एफिलिएट साइट्स। जैसा कि ज्यादातर लोग कहते हैं कि गूगल एफिलिएट साइट्स का बहुत ज्यादा फैन नहीं है, गूगल की नजर में वो एफिलिएट साइट्स को अंडर स्कैनर रखता है, बट मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज सही तरीके से कर रहे हैं तो गूगल उसके अगेंस्ट नहीं है। तो अगर आपकी साइट पे आप एक्सेसिव एफिलिएट लिंक्स को यूज कर रहे हैं और आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, मान लीजिए वो एफिलिएट लिंक के बारे में आप जो एक्चुअल जो कंटेंट है उससे ज्यादा इन्फ्लेट कर रहे हैं, ज्यादा उसकी तारीफ कर रहे हैं, जिससे लोग ल्यूक्रेट हो जाएं और उस एफिलिएट लिंक पे क्लिक करते हैं, तो ऐसी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अगर आप दे रहे हैं एफिलिएट से रिलेटेड, ज्यादा लिंक्स का यूज कर रहे हैं या फिर ऐसे एफिलिएट लिंक्स का यूज कर रहे हैं जो कहीं और लैंड करते हैं, तो इस तरह की साइट्स को गूगल पेनलाइज करता है। अगर आप सही तरीके से प्रॉपर एफिलिएट लिंक का यूज कर रहे हैं और वो प्रॉपर कंटेक्स्ट में उसको यूज कर रहे हैं, तो गूगल कभी भी एफिलिएट साइट्स को पेनलाइज नहीं करता है, क्योंकि आपकी जो साइट है, जो एफिलिएट लिंक आपने दे रखा है, बट साथ ही साथ आप रीडर को एक अच्छी वैल्यू भी दे रहे हैं, उस वैल्यू से रिलेशन में आप उसको जो उसका सॉल्यूशन है एज एफिलिएट लिंक ऑफर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप यूजर को वैल्यू दे रहे हैं और गूगल यही चाहता है कि आप उसके जो यूजर है, रीडर है, व्यूअर है, उसको वैल्यू दें। 13 पॉइंट है ऑटो जनरेटेड कंटेंट। इसके बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं कि जो ऑटो जनरेटेड कंटेंट होता है प्लगइन के द्वारा या और ऐसे बहुत सारे टूल्स के द्वारा, वो कंटेंट, कंप्यूटर जनरेटेड कंटेंट को गूगल आसानी से समझ लेता है, ऐसी साइट्स को पेनल्टी देता है या डी इंडेक्स कर देता है। इसमें ऐसे टूल्स और प्लगइन्स यूज होते हैं जो कि कंटेंट का कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है एक्चुअली में। अगर आप उस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आप एक्चुअली समझ ही नहीं पाएंगे कि ये क्या हो रहा है। तो ऐसी कंटेंट को, लैंग्वेज को गूगल इजीली कन्वर्ट कर पाता है और समझ लेता है, और फिर ऐसी साइट्स को वो डी इंडेक्स कर देता है। तो आपको एक खास ध्यान रखना है। इनफैक्ट अगर आप ऐसे टूल्स का यूज भी कर रहे हैं तो भी मैं ये नहीं कह रहा कि वो टूल्स यूज करना गलत है, आप उन टूल्स की मदद ले सकते हैं, बट एज इट इज जैसा कंटेंट वो जनरेट कर रहे हैं उसको आप कॉपी पेस्ट मत करिए, या फिर ऐसा कोई टूल यूज मत करिए जो ऑटोमेटिकली कंटेंट लेता है और आपकी वेबसाइट पे पोस्ट भी करता है। ऐसे भी कुछ प्लगइन्स का नाम मैंने सुना है जो कि आते हैं। इंस्टेड आप उसका यूज करिए, कंटेंट उनसे रीराइट करिए, बट उसको पढ़िए, समझिए, उसमें जो करेक्शंस है उसको करिए और उसके बाद उसको यूज करिए। तो ये सही तरीका होता है इन टूल्स को यूज करने का, ना कि एज इट इज जो उन्होंने दिया वो आपने यूज कर लिया। 14th ऑन साइट वेब सर्च फैक्टर है आईपी एड्रेस फ्लैग्ड एज स्पैम। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा, ये कुछ कंफ्यूजन है लोगों को कि जो आईपी एड्रेसेस ऐसे हैं जो कि फ्लैग्ड होते हैं स्पैम, वो कहीं ना कहीं आपकी साइट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। ज्यादातर साइट्स शेयर्ड होस्टिंग पे होती हैं और आपको नहीं पता कि शेयर्ड होस्टिंग पे उस आईपी पे कितनी साइट्स हैं, कौन सी साइट स्पैम्ड है, कौन सी साइट स्पैम्ड नहीं है। तो स्पैम साइट भी डेफिनेटली उस आईपी एड्रेस पे हो सकती है, बट उससे ये नहीं है कि जो साइट सही है उनको गूगल पेनलाइज करेगा, क्योंकि गूगल ये जानता है कि शेयर्ड होस्टिंग सब लोग यूज करते हैं और शेयर्ड होस्टिंग में सब तरह का मिक्स एंड मैच हो सकता है।
एक्सेप्शन टू कि कोई ऐसा आईपी एड्रेस हो जिसपे मान लीजिए 1000 साइट्स चल रही हैं और 1000 साइट में से 999 साइट्स स्पैमी साइट्स हैं, कुछ प्रॉन कंटेंट ला रही हैं या फिर कोई एडल्ट कंटेंट, गलत कंटेंट ला रही हैं, और एक साइट ऐसी है जो सही है, तो इस केस में गूगल उस साइट पे वो अंडर स्कैनर ले आएगा कि ये साइट अकेली सही क्यों है। ऑल्दो उसको भी वो डी इंडेक्स या बैन नहीं करेगा, गूगल उस साइट को ज्यादा एनालाइज करेगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा इंडेक्स करने में, बट जब उसका ट्रस्ट गेन कर लेगा तो वो साइट भी रैंक हो सकती है। तो ये एक दिमाग में लोगों के एक मिसलीड है कि आईपी एड्रेसेस जो स्पैम है, जिन पे ज्यादा स्पैम साइट्स हैं, उन आईपी एड्रेस पे अगर आपकी साइट पड़ी हुई है तो वो आपकी साइट डी इंडेक्स हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। 15th और लास्ट ऑन साइट वेब स्पैम फैक्टर है मेटा टैग स्पैमिंग। एक्चुअली कीवर्ड स्टफिंग जो है वो मेटा टैग्स में भी होती है। कीवर्ड स्टफिंग खाली आपके आर्टिकल में नहीं होती है, जो आप मेटा टैग्स ऊपर यूज कर रहे हैं, एसईओ टाइटल यूज कर रहे हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन यूज कर रहे हैं, उसमें भी आप बार बार कीवर्ड का यूज करेंगे, तो वो भी कीवर्ड स्टफिंग होती है। और वो एक्चुअली एल्गोरिथम को ये दिखाती है कि आप एक्चुअली उसको मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं और उस कीवर्ड स्टफिंग को करके आप जल्दी रैंक होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी साइट्स को गूगल पेनलाइज करता है। और सेम मैंने आपको बताया था कि अगर आप योस्ट एसईओ का यूज कर रहे हैं, जो कि वर्डप्रेस में एक बहुत बेहतरीन प्लगइन है, तो वो आपको बताता है ऐसी कोई भी चीज जो आप उस पर गलत कर रहे हैं तो आप उसको इम्प्रूव करें। तो ऐसी कभी भी नौबत नहीं आएगी कि आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि ऑन साइट वेब स्पैम क्रिएट कर रही है और आपकी साइट इंडेक्स नहीं हो रही है। अच्छे कंटेंट होने के बावजूद भी बहुत बार ऐसे मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि साइट रैंक नहीं कर रही है। तो ये जो 15 ऑन साइट वेब स्पैम फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, इनमें से आप कारणों को चेक कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी कारण आपकी साइट पे है तो उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करिए, उसको रिमूव करिए, और जिससे कि आपकी साइट जल्दी रैंक करे। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 15 ऑन साइट वेब स्पैम फैक्टर्स, और मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप भी चाहते होंगे कि आपकी साइट गूगल पे जल्दी रैंक करे। इसके बाद और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम लेके आ रहे हैं। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब करिए, जिससे कि वो वीडियोस आप मिस ना करें। अगर आपको ये पसंद आया है वीडियो तो आप इसको लाइक जरूर करिए। सिर्फ एक लाइक बटन प्रेस करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसको शेयर करिए, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप लर्निंग।